गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी तक हमने कुल मिला के 15 सेट को कवर किया है, जो बिहार दरोगा 1275 पद की तैयारी के लिए बेहतरीन था। उसके अलावा बात किया जाए तो आज से साथियों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जिसे दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना गया है, उसके टेस्ट सीरीज को डिस्कशन करने वाले हैं। कुल मिला के ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का 1 से लेके 80 सेट को कवर किया जाएगा। उसके बाद यह सेट साथियों, यह 80 सेट ऑडिटोरिया वॉल्यूम 1 है। उसके 15 सेट को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 95 सेट कवर हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन होगा साथियों आपका तैयार। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दरोगा की तैयारी को और बेहतर धार दें। साथ ही साथ अगर आप यह सेट सीरीज को कवर करते हैं तो इससे आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ामिनेशन में उसकी तैयारी में बहुत ही मदद मिलने वाली है। साथियों, कुल मिला के हमें 139 टेस्ट सीरीज को कवर करने हैं। ये 80 और वॉल्यूम 1 को मिलाएंगे तो 95 होगा। इसके अलावा अन्य जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म है या और भी अन्य टेस्ट सीरीज जो महत्वपूर्ण आएंगे साथियों, 139 से भी अधिक का प्रयास हम लोग करेंगे। तो चलिए, आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, क्योंकि यहाँ से तैयारी बेहतरीन होगी आपकी। बिहार दरोगा की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है साथियों टेस्ट सीरीज को रेगुलर वे पर अपडेट करना। अब सोचिए साथियों, सबसे नंबर 1 टेस्ट सीरीज की बात किया जाए तो वह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना है। तो इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और हमें बारी बारी से कुल मिला के 1 से लेके 80 सेट है ज्ञान बिंदु का, उसको डिस्कस करना है। तो चलिए साथियों, बिना समय एक का एक पल भी गवाए हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, सेट नंबर 1 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। साथियों, जारी किया जाता है ऐसा नहीं पूछ रहा है, नहीं किया जाता है। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट। ठीक है साथियों, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी नहीं किया जाता, बल्कि इसे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक साथियों जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है इसे जारी करती है, यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, और ये सारे के सारे वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किसकी रचना है साथियों। तो इसे जो है अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 में क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है साथियों। तो यह जो है सलीम दुर्रानी, जो कि जिन्हें एज ए क्रिकेटर पहली बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, बैलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो साथियों, विशाखापत्तनम बंदरगाह से होते हुए इस लौह अयस्क को जापान तक पहुंचाने का कार्य होता है और यह बैलाडीला खान से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है साथियों, ऐसा पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय रुड़की में है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना साथियों 16 दिसंबर 1978 को हुई थी। ठीक है, 16 दिसंबर 1978 की हुई थी। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि लव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो लव शब्द का संबंध साथियों वॉलीबॉल खेल में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 7 में कह रहा है कि निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो साथियों, सिक्किम है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के फल को उपजाया जाता है, जिस कारण से सिक्किम को फलोधानों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया था साथियों। तो इसे लाया गया था 2009 से। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को 2009 से प्रयोग में लाया गया था। प्रश्न 9 में कह रहा है
कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ साथियों 1990 में किया गया था। ठीक है, स्टार्ट 1990 में किया गया था। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह ब्राइट रोग जो होता है साथियों, ब्राइट्स रोग, उससे किडनी आपका प्रभावित होती है, किडनी इन्फेक्टेड होती है। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन है। ऐसा कौन सा रसायन है जिसे आयोडेक्स में मिलाते हैं तो उसमें एक स्मेल टाइप का आता है। तो यह साथियों मिथाइल सैलिसिलेट के कारण होता है, यह उसमें मिक्स रहता है, इसी कारण दर्द निवारक जो होता है आयोडेक्स, उससे एक स्मेल आती है। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि निम्न में से किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है। तो साथियों मृदु उत्तक है जिसे हरित उत्तक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 13 में कह रहा है कि केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है। तो साथियों केला जो है यह म्यूजेसी वर्ग का यानी कि म्यूजेसी कुल से इसका संबंध है। प्रश्न 14 में कह रहा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जब 1 ग्राम जो ग्लूकोज उसका पूर्ण ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो उससे कितने कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो साथियों 4.2 कैलोरी। ठीक है, आपका 4.2 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है साथियों। तो देखिए विटामिन ए को निर्माण करने का कार्य जो है हमारा शरीर करता नहीं है, वह हमें बाहरी स्रोत से, ठीक है, प्राप्त होता है। और यह ऐसे अगर बनता भी है तो लीवर में बनता है, शरीर के अंदर तो इसका निर्माण होता ही नहीं। प्रश्न 16 में क्या कह रहा है कि मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। अगर मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने की बात किया जाए तो यह कंडरा होता है, यानी कि टेंडन, इसी के माध्यम से वह जुड़ा होता है। प्रश्न 17 में कह रहा है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा संभव हो पाता है। तो इसका साथियों यह विवर्तन एक प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है कि बंद कमरे में यानी कि जब अंधेरा टाइप का रहता है तो उसमें हम देख तो नहीं सकते लेकिन ध्वनि यानी कि आवाज़ को सुन सकते हैं। यह विवर्तन के कारण संभव हो पाता है। प्रश्न 18 में कह रहा है कि अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। तो यह जो है आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है उसमें साथियों कोई परिवर्तन अपवर्तन के फलस्वरूप नहीं होगा। प्रश्न 19 में क्या कह रहा है कि दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या चीज़ में यूज नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो दिष्ट धारा यूज किया ही जाता है और आर्क वेल्डिंग में भी दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। बैटरी चार्ज होती है उसमें भी, लेकिन ठंडक यानी कि प्रशीतक के रूप में ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण जो होते हैं उसमें दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न 20 में कह रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है। तो साथियों यह लेंज का नियम है। लेंज का नियम ये कहता है कि अगर किसी कुंडली में उत्प्रेरित विद्युत धारा वाहक जो बल होता है वह सदैव उस कारण का विरोध करता है, यह लेंज का नियम है। प्रश्न 21 में कह रहा है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह साइटोट्रोन नामक एक उपकरण है जिसका यूज किया जाता है कृत्रिम मौसम, एक क्लाइमेट बनाने के लिए, एक उसका निर्माण करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक साथ गिराने पर, साथियों आप नोट करेंगे ये हवा में है और कभी आपसे पूछा जाएगा निर्वात में, तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। अगर हवा में अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान जिसका मतलब भार अलग अलग हो उसको अगर हम गिराते हैं तो क्या होगा साथियों, जो भारी होगा ना, जो भारी होगा वो पहले गिरेगा। ठीक है, और निर्वात में अगर गिराएंगे तो सारे के सारे एक साथ गिरेंगे, यानी कि जहाँ पे हवा का कोई अंश नहीं है तो वहाँ पे गिराएंगे तो वेट ही नहीं हो पाएगा ना साथियों, तो वो क्या होगा, सारे के सारे एक साथ गिरेंगे। लेकिन आप जब हवा में गिराएंगे तो जो भारी होगा ना वही सबसे पहले गिरेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर में कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, यह किसके द्वारा दिया गया था।
तो साथियों इसे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है साथियों। तो इसे आसवन के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। इसे डिस्टिलेशन के द्वारा जाना जाता है। स्पेलिंग में हो सकता है साथियों मिस्टेक हो जाए, तो उसे आप इग्नोर करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि आयन बंधन की अपेक्षा आयनिक बंधन अधिक मजबूत होता है। आपको इसमें से सही कथन को चुनना है। ठीक है, वैद्युत संयोजन बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, उप संयोजन बंधन सबसे कमजोर। ये तो साथियों आपके तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों सही हैं। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गामा किरण के संदर्भ में यानी कि संबंध में कौन सा कथन गलत है। यानी कि गामा किरण के बारे में क्या चीज़ साथियों इसमें गलत है। तो देखिए, इसका वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों, ये आपका राइट आंसर है। ये इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है। आपको गलत कथन को ढूंढना है। इसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, तो ये गलत है साथियों। ठीक है, आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, तो ये भी सही है। वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तो साथियों ये अनुदैर्घ्य नहीं होती, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है साथियों। हरी घास और पत्ती होती है, उसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है। प्रश्न 28 में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट जिसे बोलते हैं वह नहीं पाया जाता है। तो साथियों नागालैंड और अरुणाचल है, वहाँ पे एससी प्रजातियाँ एससी जातियाँ जो हैं वो नहीं पाई जाती है, अनुसूचित जाति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि NH5 जो है वह कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है। तो साथियों यह तलचर से धमरा को जोड़ता है। ठीक है, तलचर से धमरा को यह जोड़ने का काम करता है। ये दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, तलचर और धमरा। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। देखिए साथियों, एक तरफ आपका कंपनी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके प्रमुख केंद्रों के बारे में बताया गया है। अगर साथियों बात की जाए बाल्को की, तो इसका प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना का क्षेत्र है। तो बाल्को कंपनी है कोरबा और कोयना के क्षेत्र में, तो ये सही है साथियों। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि नालको, जो कि दामनजोड़ी में इसका प्रमुख केंद्र है इस कंपनी का। तो साथियों ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी में कह रहा है मालको, जो कि जेके नगर, मूरी और अलवाय में है। तो ये साथियों यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा। और हिंडाल्को की बात किया जाए तो ये रेणुकूट यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको गलत आपको ढूंढना था, गलत आंसर को फाइंड करना था, मिसमैच जो है, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है साथियों। यानी कच्चा तेल के उत्पादन में शीर्ष स्थान राज्य कौन सा है भारत का। तो वह है साथियों राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो साथियों यह दमन गंगा परियोजना जो है गुजरात, दादर एवं नागर हवेली है, इसकी एक संयुक्त परियोजना है। दमन गंगा के नाम से इस परियोजना को जानते हैं। प्रश्न 33 में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो साथियों इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। प्रश्न 34 में कह रहा है किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ है। तो साथियों यह पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील का जल का प्रमुख स्रोत जो है अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुख नदियाँ, इनके माध्यम से यहाँ पे जल का स्रोत प्राप्त होता है पुलिकट झील में। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है कि खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। खोन क्या है साथियों, सहायक नदी है। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह रामगंगा की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है कि त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से
सीमा बनाती है। तो त्रिपुरा कौन भारतीय राज्य है? दो भारतीय राज्यों जिनसे यह सटा हुआ है, जिनसे यह सीमा बनाता है। तो यह साथियों ऑप्शन के अनुसार असम और मिजोरम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 में क्या कह रहा है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया था? यानी कि यह यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार या शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो यह एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया था, जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी। प्रश्न 38 में क्या कह रहा है? हाल ही में रही सौर क्रांति यानी कि सौर रिवोल्यूशन, सोलर रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसका संबंध किस देश से है? तो यह जो अभी फिलहाल में सौर रिवोल्यूशन का चर्चा रहा है, उसका संबंध साथियों अफगानिस्तान से है। प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने उस राष्ट्र को समर्पित किया है। अब बात किया जाए साथियों, इसमें हाईलाइटेड होने वाला क्या है? तुमकुरू, ठीक है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों तुमकुरू जो है कर्नाटक में है। यह मोदी के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया गया, यानी कि इसका शिलान्यास इन्होंने किया है। इस कारखाने का निर्माण कर्नाटक में हुआ है। प्रश्न 40 में क्या कह रहा है? गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसे साथियों बार्ड नाम दिया गया है। गूगल ने अपना एक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे बार्ड का नाम दिया गया है। प्रश्न 41 में कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बन गई है? तो ये साथी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा है, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट ले लिया है और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बनी है। प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो यह हैं डॉक्टर BD मिश्रा, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसे 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है अथवा मनाया जाता है। प्रश्न 44 में कह रहा है कि 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी अनावरण किया? तो इसे साथियों जी किशन रेड्डी के द्वारा इसे शुरू किया गया, लॉन्च किया गया और साथ ही साथ इसका लोगो का आवरण भी किया गया। एक लोगो होता है विशेष प्रमाणीकरण किसी कंपनी का कि ये मेरा पर्सनली लोगो है। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो साथियों उत्तराखंड को 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 46 में कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII यानी कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों इसमें भारत को 10वां स्थान प्रदान किया गया है। प्रश्न 47 में क्या कह रहा है? शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह शिशुपाल पहाड़ी है साथियों छत्तीसगढ़ में राज्य में यह शिशुपाल पहाड़ी स्थित है। डैश से नाक से दी जाने वाली कोरोना वायरस वैक्सीन इनकोवैक तैयार की है। तो यह इनकोवैक एक वैक्सीन है जिसे नाक के द्वारा दिया जाता है और इसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथियों यह मनरेगा के लिए है ना। मनरेगा जिसे महात्मा गांधी रूरल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते हैं, यह एक सरकारी योजना है जिसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए साथियों एक ऐप लॉन्च किया गया है जिस ऐप का नाम है मनरेगा, आप जानते भी हैं। प्रश्न संख्या 50 में क्या कह रहा है? भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 है ना नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया है? तो भारत और किस देश ने राजस्थान में भाग लिया है? तो साथियों ओमान और भारत ने यहाँ पे एक राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्वितीय हवाई अभ्यास था,
ठीक है साथियों, यह एक हवाई अभ्यास था, इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत और ओमान ने। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह जो बिहार में स्थित है रामायण सर्किट मंदिर, बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। आप इसे भी याद रख सकते हैं, सीतामढ़ी। प्रश्न संख्या 52 में क्या कह रहा है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है उसका दूसरा नाम साथियों ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, यह दूसरा इसका माध्यम है। प्रश्न संख्या 53 में क्या कह रहा है कि वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं के द्वारा आरंभ किया गया था। तो यह साथियों चिपको आंदोलन था। इसमें पेड़ों के कटने से बचाने के लिए लोग ने क्या किया था, पेड़ से चिपक गए थे और बोले थे कि भाई हमें ही काट डालो, उसके बाद पेड़ को काटना। यह आंदोलन चला था और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत ही बेहतरीन और कारगर साबित हुआ था पेड़ को कटने से बचाने के लिए। प्रश्न संख्या 54 में कह रहा है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो साथियों दांते हैं, जिसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 55 में क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। किसकी स्थापना साथियों? राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? है ना, तो यह साथियों वर्साय की संधि थी। ठीक है, उसे हिटलर ने राजमार्ग की डकैती के रूप में संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 57 में कह रहा है कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह इनमें से कौन सी है? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से यह साहिवाल नस्ल है गाय की, जो दूध देने के मामले में उन्नत स्थान पर है, उन्नत नस्ल है साथियों। प्रश्न संख्या 58 की बात करें, प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो साथियों विदेशी मुद्रा जो होता है उसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है, सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा होता है विदेशी मुद्रा का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 में कह रहा है कि सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? यानी कि वैसा बाजार जो सब्जी के लिए उपयुक्त होता है, तो वह साथियों है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालीन उसको बोला गया है। वह बाजार जो है फल सब्जियों के लिए उपयुक्त बाजार होता है। प्रश्न संख्या 60 में क्या कह रहा है? कभी कभी समाचार में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। तो ये साथियों पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है, सुझाव देती है और उन प्रयासों को लागू भी करवाती है और इससे जुड़े हुए कौन सा उपाय किया जाए जिससे यह पश्चिमी घाट के संरक्षण को संरक्षित किया जाए, पश्चिमी घाट को, और वहाँ के जो भी गतिविधियाँ वहाँ पे किया जाता है, जो गैर गतिविधियाँ हैं, उन सब के बारे में यह रिपोर्ट है। ये जो गाडगिल समिति है और कस्तूरी रंगन समिति है, यह उसकी जांच करती है और उस पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। प्रश्न संख्या 61 नंबर में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। अब देखिए साथियों, सर्व शिक्षा अभियान सूची 1 एक सूची 2, यानी कि ये सब अभियान कब हुआ था? दूसरी सूची में दिया हुआ और आपको इस यहाँ से राइट मैच करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान की साथियों बात किया जाए तो यह 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा बात किया जाए साक्षर भारत मिशन की, तो यह साक्षर भारत मिशन जो है वह 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि आपका ए का यहाँ पे साथियों 3 हो जाएगा और बी का आपका 2009 हो जाएगा, है ना, यानी कि 4 हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो इसकी शुरुआत साथियों 1987 में हो गई थी। ठीक है, 1987 में हो गई थी। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, तो यह साथियों 1988 में हुआ था इसकी शुरुआत। तो इस तरीके से
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। आप इसे याद भी कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, और साक्षर भारत मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुई थी, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। प्रश्न संख्या 62। अब साथियों 62 नंबर प्रश्न में मेरा ये सोचना था कि पहले तो क्या कर ले, जीके सामान्य ज्ञान कर ले, जो भी सामान्य ज्ञान है, और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसका एक अलग क्लास कर ले तो वो बेहतर होगा। फिर भी चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5, 6 और बीच में आपका 131, फिर यहाँ 7 है, 5 है, बीच में क्या है आपका साथियों 348 है। तो इस दोनों का क्या किया जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, क्यूब किया जाए, स्क्वायर किया जाए, क्या किया जाए साथियों कि आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो। तो साथियों इसमें हमको समझ में आ रहा है कि 5 का अगर क्यों करते हैं तो 125 होता है, और उसमें आप 6 को ऐड करते हैं तो 131 हो जाता है। उसी तरीके से अगर 7 का क्यों करते हैं तो 343 आता है, और उसमें 5 को ऐड करते हैं तो 348 आ जाता है। फिर 9 का अगर क्यों करते हैं तो कितना आता है साथियों 729 आता है, ठीक है, और उसमें 8 को जोड़ देते हैं तो आपका 737 आ जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका क्यू करके 9 का क्यू और 8 को ऐड करेंगे तो 737 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड है, तो देखिए लेटर कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 2 गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और प्लस 2 ऐड कर दीजिए। फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 5, 5 है, 2 गुना कीजिए, 2 ऐड कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 2 12। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या है। तो साथियों प्रश्न तो पीछे ही दिया हुआ था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए पिछला देखते हैं कि क्या प्रश्न में कह रहा है। प्रश्न में कह रहा था साथियों कि निर्देशित, प्रश्न 64, ठीक है, 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन साथियों इस प्रकार का होता है, देख लीजिए, स्क्वायर बेस्ड। अब ये बताने का समय अब नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज है साथियों, जल्दी से जल्दी कवर करना होता है। ये मान लीजिए आपका घन है, ठीक है, तो इस टाइप का होता है। अब ये स्क्वायर बेस से होता है तो सारे साइड इक्वल्स होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि बता रहा है क्वेश्चन कि 4 4 4 यानी 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर आकार के एक घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर पीले रंग से रंग दिया जाता है, यानी कि सबको रंग दिया जाता है बाहरी आवरण से, ठीक है साथियों। इस पूरे को इधर से भी रंग दिया जाता है, इधर से भी रंग दिया जाता है, इधर से भी रंगते हैं, सारे तरफ से आपको कलर किया जाता है, ठीक है। तो जब कलर कर देते हैं तो पूछ जा रहा है उसके बाद 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कहाँ से काटेंगे सर, आप देखिए अब इसमें कहाँ से काटेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें से कहाँ से काटेगा साथियों, तो मान लीजिए कि ये यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, कहाँ से काटेगा, कहीं ना कहीं से तो काटेगा। तो पूछा जा रहा है कि कितने, आगे देखिएगा प्रश्न में क्या पूछ रहा है। पूछा गया है कि इसमें से 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए इस 2 को मिलके आपका घन बना है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, फिर इस कोने से काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, तो कुल मिला के 4 इधर से हो जाएंगे और फिर 4 इधर से हो जाएंगे, तो कुल मिला के 8 हो जाएंगे घनों की संख्या। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि सब कोने से कटेगा तो 4 इधर से कटेगा और 4 इसमें से कटेगा, वो कुल मिला के 8 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 में क्या कह रहा है, एक रकम 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 160 है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 है तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर आपको 160 पता है, और 2 वर्ष में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता हो गया 2880, ठीक है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की बात किया जाए तो यह आपका 160 है, ठीक है। यहाँ से आपका CI भी निकल जाएगा, CI यहाँ पर SI आपका 2880 है जो कि उधर जाके प्लस हो जाएगा
तो 2880 प्लस 160 को ऐड करते हैं, 8 9 यानी कि 3040 हो जाएगा आपका CI। इस तरीके से आपको CI भी पता चल गया, SI भी पता चल गया, डिफरेंस भी पता चल गया, और आपको साथियों टाइम भी पता चल गया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला के आधार पर पुट कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 11.1 यानी कि 100/9% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाई एक ही है। किसी का अगर मान लीजिए कि 20 मीटर होता है तो उसका भी 20 मीटर होगा, 2 मीटर होता है तो 2 मीटर, यानी कि इक्वल लेंथ का दो ट्रेन है। अब पूछा गया है कि उनकी चाल, एक की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी की चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन भी नहीं है, दौड़ रहे हैं। तो अगर तीव्र गति यानी जिनका फास्ट स्पीड है वो वाली गाड़ी 48 सेकेंड में दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब साथियों जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी कि 44 में से 38 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपका साथियों स्पीड निकल गया। आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 48 सेकेंड। अगर बात किया जाए डिस्टेंस की, है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुनी समय, यानी कि 48 यानी 48 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे 48 इंटू 6 हो जाएगा। अब चूँकि साथियों यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 48 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको लेंथ पता करना है तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे 5/18 में। ठीक है, यहाँ सेकेंड में और वहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चेंज करने के लिए 5/18 से इसे डिवाइड कर देंगे। 6 3 जा 18 और ये 3 से 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साथियों, 80 आ जाएगा, यानी कि 80 मीटर। अब दो ट्रेन है ना, तो दोनों का लेंथ 80 मीटर होगा, तो एक का साथियों कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि दो ट्रेन है और दोनों का लंबाई जो है इक्वल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 मीटर आंसर हो जाएगा। एक ट्रेन की लंबाई 40 मीटर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 67 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 67 में कह रहा है कि 48 यानी कि 4830 की एक राशि PQR में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में क्रमशः 5, 10 और 15 कम दिखाएं तो शेष राशियों में 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है। अब देखिए, जब कम किया जाए तो ये रेशियो आता है, जब उनके बीच में कोई प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो कि कुल मिला के 4830 का है, तो यह अगर उसमें ए को जो प्राप्त राशि होती है, पी को प्राप्त राशि होती है उसमें 5 कम कर दे तो यह अनुपात, और क्यू को जो राशि प्राप्त होती है उसमें 10 कम कर दे तो 4 का, और फिर आर को जो राशि प्राप्त होती है उसमें 15 कम कर दे तो यह अनुपात साथियों कम करने के बाद यह 3, 4, 5 का अनुपात आता है। तो देखिए बहुत ही साधारण प्रश्न है। 3x है, मान लेते हैं 3x राशि उनको मिलती है, चूँकि रेशियो एक्यूरेट नहीं होता है। अब क्या कह रहा है कि आपको 5 कम कर दिया जाए, तो हम 5 कम क्यों करें, 5 कम नहीं करते, ठीक है, 5 ऐड कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, अगला का क्यू का होगा 4x। अब इसमें कितना कम करने के लिए कह रहा है, 10, तो हम इक्वल करते हैं, कम नहीं करते हैं, उतना दे देते हैं, तो ये पुराना वाला अमाउंट आ जाएगा जो इसे प्राप्त हुआ था रेशियो बनने से पूर्व। और फिर यहाँ पे क्या है साथियों, फिर आपका दे रहा है 5x, ठीक है, 5x, और इसमें कितने की कमी कर रहा था, 15, तो वो 15 हम इसको दे देंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा। 3x, 4x, 7x और 5x, ये हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, 12x कितने के बराबर हो जाएगा, 15, 5, 20, 10, 30 के बराबर हो जाएगा, और इसका कुल योग साथियों कितना आ जाएगा, 4830। अब यह 30 उधर जाके माइनस होता है तो 12x कितने के बराबर बचेगा साथियों, 4800 के बराबर होगा। ठीक है, इससे ये कितना बार में कट जाएगा, 400 के बार में। तो अब बताइए p का भाग कितना होगा, तो x का वैल्यू क्या है साथियों, 400 है, और यहाँ पे आपका 3x का वैल्यू निकालना है, p का यही ना 3x, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा साथियों, 1200। अब हमको क्या करना है साथियों,
5 उसमें से क्या कर ले 5 क्या कर रहा है, 5 कम कर दे रहा है। हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं, 5 जब कम कर दे रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको 5 दे देंगे, तभी तो वो इक्वल हो जाएगा। तो यह राशि की बातें पूछ जाए कि पी का भाग कितना था, पूर्व में कितना था, 5 घटाने से पूर्व, तो यह 1205 में, 5 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 68 में क्या कह रहा है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है साथियों। ड्यूटेरियम जो है उसकी द्रव्यमान संख्या 2 है, आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो यह साथियों काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए शिशुओं को, नवजात शिशुओं को यह टीका लगाया जाता है, ट्रिपल वैक्सीन टीका, इस 3 बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने हेतु। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है। तो यह साथियों वृक्क यानी कि किडनी में पाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो इसका पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा जोड़ा गया है। तो साथियों इसे 5वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न 73 की बात करें तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो यह साथियों आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से इस प्रक्रिया को, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 74 की बात करें तो फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है। तो साथियों फजल अली आयोग ने है वह कुल मिला के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने 16 राज्य और 3 संघ क्षेत्र राज्यों की राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की थी अथवा सिफारिश की थी। प्रश्न 75 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अगली अपनी शिक्षा परियोजनाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकती है। तो यह जो है अनुच्छेद 15 के माध्यम से राज्य को यानी कि राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान है कि वो अपने राज्य को शिक्षा के लिए विशेष सुविधा प्रदान कर सकती है। प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। साथियों यह किससे आपको पता चलता है। तो यह केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण किया गया है इसके माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किन को संसद के पटल पर रखवाए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, तो यह भारतीय संविधान का है, राष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है कि संघ में वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है उनको संसद के पटल पर रखवाए। ठीक है, चूँकि यह उनका जो है अंग होता है राष्ट्रपति। उसके अलावा बात किया जाए लोक लेखा समिति की, तो साथियों इसका कार्य नहीं है, राष्ट्रपति का इससे लेना देना नहीं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को, तो ये आपका सही है, CGA के जो भी महालेखा परीक्षक के होते हैं प्रतिवेदन उसको संसद के समय रखवाने, संसद के पटल पर रखवाना इनका कार्य होता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाना भी राष्ट्रपति का कार्य होता है संसद के पटल पर। यानी कि 1, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 4। प्रश्न 79 में कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन लेगा साथियों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी।
प्रश्न संख्या 80 में कह रहा है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है साथियों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 81 में कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो यह की जा सकती है कैसे? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर, ठीक है, संसद के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में कह रहा है, 82 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ग्रह की अगर बात किया जाए साथियों, तो ग्रह जो है, यह ग्रह जो है आपका यूरेनस मैच हो जाएगा। उपग्रह की बात किया जाए तो उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। फिर पुच्छल तारा की बात किया जाए तो हैली एक धूमकेतु क्या है? एक पुच्छल तारा है। और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। इस प्रकार से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 में कह रहा है, 83 में अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, वह खींची जाती है। तो वह साथियों प्रशांत महासागर से इसे होकर खींचा गया है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को। प्रश्न 84 में कह रहा है कि मलेशिया में केंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो टीन उत्पाद के लिए यह प्रसिद्ध है, जो कि केंटा घाटी है और यह मलेशिया में स्थित है। प्रश्न 85 में कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और यह किस देश का चक्रवात है, आपको इसे मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। बात किया जाए बैगुआ का, बैगुआ क्या है साथियों? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये सारे के सारे चक्रवात है जो कि कहाँ पे होता है? फिलीपींस में यह चक्रवात आया करता है। हरिकेन की बात किया जाए तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका संबंध है। टाइफून की बात किया जाए, नाम से ही प्रतीत होता है कि यह चाइना से इसका संबंध है। और विली विलेज जिससे ऑस्ट्रेलिया में आने वाला यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इनका संबंध यह देशों से है जिसे हमने मैच किया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 नंबर में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो यह डलहौजी का था। डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत राज्य हड़प की नीति लाई थी। इन्हीं के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। प्रश्न 87 में कह रहा है कि निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो साथियों जनरल रोमेल है, जिन्हें जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित संधियों के काल क्रमानुसार रखिए। ये जो संधियाँ हुई थी उसमें पहले कौन हुई थी, फिर उसके बाद कौन हुई थी, इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। तो चलिए बात किया जाए अमृतसर की संधि की, तो साथियों यह 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि की बात किया जाए तो यह 1809 में हुई थी। बेसिन की संधि की बात किया जाए तो यह 1802 में हुई थी। फिर इसके अलावा बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो यह संधि साथियों 1792 में हुई थी। अब अगला है सालबाई की संधि, यह 1782 में हुई थी। तो क्रम के अनुसार अगर हम आएंगे तो सबसे पहले 17 वाला होगा, यानी कि 1782, यानी ऑप्शन नंबर 4 से शुरुआत ऑप्शन बी में हो रहा है और सी में हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर आ जाएगा 782 के बाद 1792, यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, तो ये सी में भी है और बी में भी है। फिर उसके बाद आता है 1802, यानी कि बेसिन की संधि, ऑप्शन नंबर 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? तो इन्हें यह प्रेरणा हेनरी डेविड थोरियो के माध्यम से महात्मा गांधी को यह प्रेरणा मिली थी। प्रश्न 90 में कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो यह साथियों वुड का डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच नियम था
जो 1854 में वुड महोदय के द्वारा डलहौजी को एक पत्र लिखा गया था साथियों। ठीक है, उसी पत्र में था कि शिक्षा का विकास किया जाए, महिलाओं की शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का। यही एक वुड घोषणा पत्र था जिसे 1854 में लाया गया था। प्रश्न 91 में क्या कह रहा है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था साथियों? तो विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न संख्या 92 में कह रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे। इसमें से कौन थे साथियों जो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे? तो यह थे G.N. नटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो साथियों यह मणिपुर में प्रारंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तब देखिए साथियों, पहला ऑप्शन है आपका इक्ता। इक्ता जो है वो प्रारंभ किया था दिल्ली के सुल्तान के द्वारा, है ना, यानी कि इसका A का 2 हो जाएगा। फिर बात किया जाए जागीर की, तो यह मुगल काल में यह जागीर प्रथा शुरू हुई थी। अमरम की बात किया जाए तो इसका संबंध विजयनगर से था और मोकासा जो था वह मराठाओं से संबंधित था। तो इस प्रकार A का 2 यानी कि ऑप्शन बी और सी आपका यहाँ से राइट हो रहा है, तो ए आपका गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। फिर बी का थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें भी है। फिर सी की बात किया जाए तो सी का 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। 96 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो यह मलिक जानी को नियुक्त किया गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। प्रश्न 97 में कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह अभी कवि के द्वारा यह रचित किया गया था। यह रचना अभी कवि ने की थी। प्रश्न 98 में कह रहा है कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो यह हाजी बेगम थी जिन्होंने अपने बादशाह के लिए अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। प्रश्न 99 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने वाले, उनके दरबार को सुशोभित करने वाले जो नवरत्न थे, 9 लोगों की एक विशेष खास लोगों की एक टोली थी नवरत्न, वह संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो यह साथियों उज्जैन में रहा करते थे। और अंतिम प्रश्न है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना दरोगा फैक्ट्री साथियों, इसका सेट नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100। तो साथियों ये इस तरीके से हम लोग 80 सेट कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों देर क्यों कर रहे हैं? सेशन बहुत अच्छा जाएगा, सारे के सारे सेट्स बेहतरीन हैं जो आपके बिहार दरोगा 1275 की तैयारी को और पुख्ता करेंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें साथियों, जस्ट तुरंत, और शेयर भी कर दें। प्रश्न संख्या 100 में क्या कह रहा है? 100 में कह रहा है फिर से सूची दिया हुआ है और आपको इसे मैच करना है। ठीक है, तो कौन जो है किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे आपको मैच करना है। देखिए साथियों, विशाख दत्त की बात किया जाए तो इन्होंने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो उन पर आधारित था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो यह आपका नाटक था। वराहमिहिर की बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं यह एक खगोल विज्ञान विज्ञाता थे और भी कई तरीके के इन्होंने और भी कई तरह का ये क्या थे, इनके पास नॉलेज थे, कला था। पुराने समय में क्या होते थे कि एक व्यक्ति कई क्षेत्रों का विद्वान हुआ करते थे। चरक की बात किया जाए तो इन्होंने चरक संहिता जो कि चिकित्सा से संबंधित है इन्होंने लिखा था। ब्रह्मगुप्त की बात किया जाए तो ये एक गणितज्ञ थे। बहुत ही साधारण प्रश्न था। तो इस प्रकार से साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? A का 2। अब देखिए A का 2 कहाँ पे है साथियों? B और C में। फिर B का 3rd हो जाएगा, यानी कि अब देखिए B का 3rd ऑप्शन C में है। इस तरीके से आपका C राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं यह ज्ञान बिंदु सेट 2 के साथ, जो कि कुल मिला के 17वां सीरीज होगा। यह सेट 1 है, 16वां सीरीज है, इसलिए क्योंकि 15 सीरीज जो है यानी 15 सेट एडिटोरियल वॉल्यूम 1 से हुए थे, तो 15 सीरीज वहाँ से हो गया। कुल मिला के 139 सीरीज हमको करना है और यह क्या था? 16वां सीरीज था, लेकिन ज्ञान बिंदु का पहला सेट था। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।